लो यार, बेल्ट लग रही है, अच्छी लग रही, उठा दो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। आज हम दो सबको। हेलो, कौन आया? आवाज दो। सर पलक। अभी वैष्णवी नहीं आई ना? नहीं सर। कल हम उस दिन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, 2 ही क्वेश्चन बचे ना उसमें। हाँ सर। सर हाँ, आप ऑसिलेशन का आईआईटी लेवल से एक बार और रिवाइज करवाएंगे चैप्टर, तो क्योंकि मैं मुझे शुरू से डाउट था उसमें। अभी, हाँ मैं अभी ये खत्म हो जाए थर्मोडायनेमिक्स। हाँ हेलो, सर। हाँ सर। थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाए, मैं पूरा रिवाइज, जो मैंने कहा नहीं है शुरू से पढ़ाऊंगा मैं अभी। हाँ सर वही, क्योंकि मुझे डाउट है ऑसिलेशन में, इसलिए। ठीक है, हाँ मैं सर। मैंने बता दूं भी, अब फिर आईआईटी का प्योर आईआईटी स्टार्ट होगा। फिर ये 11th का खत्म हो जाएगा, 11th का कोर्स मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? हेलो, हाँ सर। हाँ 11th का मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ चलो। केटीजी था ना, केटीजी में क्या था? लास्ट कौन सा क्वेश्चन था ये? A gas is in equilibrium, has under uniform density and pressure throughout the volume. वैष्णवी, वैष्णवी आ गई क्या? सर मैं रिजॉइन किया, डिस्कनेक्ट हो गया था। This is strictly true only if there are no external influences. A gas column under gravity, for example, does not have uniform density and pressure. As you might expect, the density decreases with height. This precise dependence is given by the so-called law. ये इक्वेशन दी है, मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e की पावर। ठीक है, where n2 n1 refer to number density of the height h2 and h1 respectively. Use the relation to derive the equation for sedimentation equilibrium of a suspension in a liquid column, ये जो दिया है। इसमें मैंने आपको बताया था कि mg जो है वो ट्रू वेट है। क्या है mg? mg क्या है अभी? ट्रू वेट। ट्रू वेट है। और रोडेस जो है डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम है। एक बात ध्यान, मैंने, हेलो वैष्णवी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही। एक बात ध्यान रखो, इसमें कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास है, वॉल्यूम है v, और इसकी डेंसिटी जो है रो है, और सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी रो डैश मान ली। तो इस पे एफ अपथ्रस्ट क्या लगेगा? एफ अपथ्रस्ट कल बताया था मैंने, v यानी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू ग्रेविटी। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। और जो वेट होगा वो होगा इसका वॉल्यूम, इसी की डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। समझ में आया? अरे हाँ समझ सर। में आ रहा है? हेलो हेलो, आ रहा है ना समझ हाँ में? सर। हाँ सर। पक्का? यस सर। दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। और इन्होंने लिखा है
कि अब एफ एपरेंट वेट क्या लगेगा? एपरेंट वेट क्या होगा बताओ? एपरेंट वेट, रियल वेट, ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट। समझ में आ रहा? हेलो, ट्रू वेट, ये ट्रू वेट है और ये अपथ्रस्ट है, इसको इसमें से घटा दो तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? एपरेंट वेट। अब ये वी रो को mg लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वी रो को? mg। क्या लिख सकते हैं वी रो को? हेलो, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता कि नहीं होता? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। इस वॉल्यूम को, इसका मास मैंने m मान लिया, तो मास अपॉन डेंसिटी, तो v की जगह मास अपॉन डेंसिटी लिख दो, तो m, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम को लिखा मास अपॉन डेंसिटी और ग्रेविटी भी कॉमन आ गई, तो वी रो तो सीधा mg के बराबर हो गया, नहीं यहाँ पर तो 1 हो गया, माइनस रो डैश अपॉन रो हुआ। क्या हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ में आया स्टेप? अरे वॉल्यूम की जगह m अपॉन रो लिख दिया, वॉल्यूम की जगह m अपॉन रो से रो कैंसिल, तो mg बचा mg। यस सर। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर, आ रही है सर। और इस वॉल्यूम की जगह भी m अपॉन रो लिख दिया, तो अब m अपॉन रो लिखा तो यहाँ पर रो डैश अपॉन रो बचेगा, g कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया। क्लियर है? तो जो हमारा एपरेंट वेट है वो कितना हुआ? mg 1 माइनस रो डैश बाई रो, या इसको मैं लिख सकता हूँ mg इंटू रो माइनस रो डैश, एलसीएम ले लो, रो माइनस रो डैश अपॉन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। तो जो उन्होंने एक्सप्रेशन दे रखा है जहां पर उन्होंने mg यूज किया हुआ है, जहां पर क्या यूज किया है, जहां पर यूज क्या किया है, अरे जो एक्सप्रेशन गिवन है जहां पर mg यूज किया है वो ट्रू वेट यूज किया है। क्या यूज किया है? ट्रू वेट। और वहां पर अब हमें जब उसने कहा है कि अगर हम किसी किसी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करते हैं तो यही एक्सप्रेशन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? यही एक्सप्रेशन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? n2 माइनस n1, सॉरी n2 इक्वल टू n1। एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर, सही है ना? अरे सही है कि नहीं? माइनस, देखो एक्सप्रेशन देखो जो गिवन है, e की पावर माइनस mg लिखा हुआ है ना इसने? क्या लिखा है? हेलो, क्या लिखा है भाई? अरे क्या लिखा हुआ है इसने? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो mg लिखा हुआ है पूरे एक्सप्रेशन में वो ट्रू वेट लिखा है, लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिवा देंगे तो एपरेंट वेट महसूस होगा या ट्रू वेट? एपरेंट, क्योंकि मीडियम अपथर्स लगाएगा उसका ट्रू वेट ये है, ये mg के बराबर है। उन्होंने पहले क्या लिखा है? ट्रू वेट, mg लिखा है ना पहले? क्या लिखा है ये? हाँ सर। तो पहले हमने mg यूज किया, लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उस मीडियम में रखेंगे तो उसका ट्रू वेट नहीं होगा बल्कि एपरेंट वेट काम करेगा। तो वहां पर क्या लिखेंगे आप? mg इंटू कितना है? रो माइनस रो डैश अपॉन रो। ठीक है ना? देखो जल्दी देखो, अरे mg की जगह ये लिख देंगे, इंटू कितना लिखा हुआ है? h2 माइनस h1 लिखा ना? अरे लिखा कि नहीं लिखा? अपॉन नीचे कितना लिखा? अपॉन नीचे कितना लिखा? kT, ये लिखा है? ये लिखा है कि नहीं? अरे ये लिखा कि नहीं लिखा? अच्छा, k को चाहे तो r बाई एन लिख सकते हैं क्या? k को चाहे तो r बाई एन लिख सकते हैं? अरे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हाँ k सर। बराबर r बाई एन नहीं लिख सकते आप? r बाई, लिख सकते सर। क्यों? इनने जो प्रूव करने को कहा है वो r के टर्म्स में प्रूव करने को कहा है। किसके टर्म्स में प्रूव करने को कहा है? किसके टर्म्स में प्रूव करने को कहा है? तो रो, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? हो गया प्रूफ? देखो
के की जगह लिखा आर बाई एन ए, तो एन आर बाई एन ए लिखा तो एन ए ऊपर पहुंच गया और रो से मल्टीप्लाई आर टी का हो गया। जो वो एक्सप्रेशन जो प्रूव करना वो आ गया है। आ गया कि नहीं? हाँ अरे सर। आ गया कि नहीं? हाँ सर। के की जगह आर बाई एन ए लिख दो, वही एक्सप्रेशन है जो प्रूव करना है। देखो ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया? के की जगह आर बाई एन ए लिखोगे जैसे ही, तो जो एक्सप्रेशन लिखा है वो प्रूव हो गया। बस के को रिप्लेस करना है। और यहाँ पर खास बात है कि जो ट्रू वेट था एमजी, उसको एपरेंट वेट से रिप्लेस इसलिए करना है क्योंकि वहां पर एक अपथ्रस्ट लगेगा और एक वेट लगेगा। तो अब तो उस समय जो आपका एपरेंट वेट आएगा वो ये आएगा, यानी वहां पर एमजी को रिप्लेस करना पड़ेगा इस टर्म से, क्योंकि वहां ट्रू वेट की जगह एपरेंट वेट का रोल है। ठीक है, और के को क्या रखना पड़ेगा? आर बाई एन ए। एन ए। ठीक है, ठीक है ना भाई? अब लिखता है वो 13.14 में, given below are density of some solids and liquids, give rough estimate of the size of their atom। देखो एटॉमिक वेट दिया है, डेंसिटी दी है। एटॉमिक वेट दिया है, डेंसिटी हो गया कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? हेलो, ये हो पाया कि नहीं हो पाया? अरे ये हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दो मुझे तो। अरे रिप्लाई करे, कोई तो रिप्लाई करे। कोई रिप्लाई करे सर भाई। सर एक बार बता दीजिए। तुमने ट्राई किया? वैष्णवी तुमने ट्राई किया इसे? वैष्णवी आवाज आ रही है मेरी? अरे चलो खैर मैं बताता हूँ। क्या करना है? कार्बन उसने लिखा है गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ सम सॉलिड्स एंड लिक्विड गिव रफ एस्टिमेट ऑफ द साइज ऑफ देयर एटम। हमें साइज बताना है। एटॉमिक वेट कितना दिया है इसने? एटॉमिक वेट कार्बन का कितना दिया? 12.01। 12.01। ये इसका एक मोल का मास है। इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर। ठीक है, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो। और मास अपॉन वॉल्यूम, ये केजी में हो गया, ध्यान रखो। किसमें हो गया? किसमें हो गया? ये केजी में। और डेंसिटी कितनी दी है इसने? 2.22। इंटू 10 की पावर 3 देखो, ऊपर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 की पावर 3 लिखा है। लिखा है ना, देखो ऊपर चार्ट में। हाँ सर लिखा है। डेंसिटी के ऊपर 10 की पावर मतलब 2.22 नहीं है, वो 2.22 इंटू 10 की पावर 3 है। तो मास ओके अपॉन सर। वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी क्या वॉल्यूम हो जाएगा? हाँ सर। ये कितने कितने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है एवोगैड्रो नंबर के? नहीं समझ में आया? अरे समझ, ये कितने कितने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है? जितने एक मोल में है। जितने एक जितने मोल एक में मोल है। में, ये एक मोल का मास लिया है, तो एक मोल में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सबका वॉल्यूम ये है। और एक एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? इसमें किससे डिवाइड कर दें? 6.0 एवोगैड्रो नंबर। इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दो। क्या ये वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल का हो गया? हाँ सर। ये वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। उसने पूछा भी क्या है आपसे? उसने पूछा भी क्या है? रफ एस्टिमेट द एस्टिमेट्स ऑफ साइज ऑफ देयर साइज। एटम्स। एटम्स का साइज चाहिए। किसका साइज चाहिए? एटम्स का साइज। तो डिवाइड करना, जरा डिवाइड करो। ये 23 और 3, 26 और 3, 29 हो गए। नहीं हो गए? तो हाँ सर हो गया। 12.001 इंटू 10 की पावर -29, -29, ठीक है ना, अपॉन 2.22। डिवाइड करो जरा, कैलकुलेटर उठाओ। 2.22 इंटू 6.023, 6.023 इंटू, बस कुछ नहीं, इससे डिवाइड करो जरा। करना डिवाइड, ज्यादा हो गई। करना, जल्दी करो।
अरे जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना अपने पास। कितना आ रहा है? इसको एक काम करो, जल्दी करो, इसको कितना आ रहा है? एक काम कर दो, इसको 120 लिख लो। 120 लिख दिया और एक जीरो हटा के यहाँ 30 कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? 12 120.1 आएगा तो उसको मैंने 0.1 हटा दिया, राउंड ऑफ कर दिया। करो सॉल्व, कितना आ रहा? अरे कितना आ रहा है ये? अरे 120 अपॉन 2.22 कितना आ रहा? आवाज आ रही है मेरी? सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे सॉल्व कर रहे हो? हेलो? अरे 120 अपॉन 2.22 कितना आ रहा है? कैलकुलेटर उठाना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। जल्दी करो, एक कर देता हूं, बाकी तुम करना। सर 54.05 120 अपॉन 2.22 कितना आ रहा है? 54 पॉइंट कितना आ रहा है? 50.05। अरे तुम्हारा बहुत कट रही है आवाज, पलक तुम बोलो। सर इसका आंसर है 54.05। और इससे भी तो डिवाइड करना है अभी। हाँ सर, अरे इससे कर। हाँ जल्दी करो, 6.023 से और डिवाइड करो। कितना आया? करीब सर 9 बार। 8.97। 8.97 का मतलब करीब 9 लिख सकते हैं आप। हाँ सर। इंटू 10 की पावर -30। हाँ सर। और जो वॉल्यूम है ये कितने मॉलिक्यूल का है? एक मॉलिक्यूल का। कितने एक मॉलिक्यूल का है ये? मॉलिक्यूल। एक 1 मॉलिक्यूल का। का वॉल्यूम क्या 4/3 पाई आर क्यूब होगा? हाँ सर। 4/3 पाई को लिख दो 3.14 इंटू आर क्यूब। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो आर क्यूब कितना आएगा? 27 अपॉन 4, 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा 12। हाँ, इंटू 10 की पावर -30। ये आ गया आर क्यूब। हाँ सर। अब तुम ये बताओ 12.56 क्यूब रूट आ गया। इसका क्यूब रूट निकाल सकते हो आप लोग कि नहीं निकाल सकते? अरे निकाल सकते कि नहीं? हेलो, इसका क्यूब रूट निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? ये तो आवाज दो, रिप्लाई करो। 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। हाँ बिल्कुल सही। और इसका कितना होता है? 12.56 का क्यूब रूट। हालांकि इतने लंबे कैलकुलेशन आते नहीं है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आर जो है वो आता है 1.29 और 10 की पावर -30 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट 10 की पावर -10 हो जाएगा। कितना हाँ हो जाएगा? सर। -10। और -10 को हटाते हो तो एंगस्ट्रॉम लग जाता है, यानी क्या आएगा? 1.29 एंगस्ट्रॉम। जैसे मैंने ऊपर वाले का निकाला कार्बन का, ऐसे ही सबका निकाल सकते हो आप। हाँ सर। सबका निकाल सकते कि नहीं? निकल जाएगा सर। मतलब जो आपको मोलर मास दिया है उसमें 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करो, केजी में बदल गया। उसकी डेंसिटी दी है तो वॉल्यूम आ गया। ये एक मोल में जितने मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम है। एक मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम है? तो नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आ गया। और मॉलिक्यूल जो है स्पेयर टाइप का होगा
और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इससे हमें आर का क्यूब रूट निकालना होगा। वो थोड़ा टफ पड़ेगा कैलकुलेशन, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जैसे मैंने कार्बन निकाल के दिखाया, बाकी सबके आ जाएंगे, बाकी सबके आ जाएंगे कि नहीं? हाँ सर। क्यों वैष्णवी, समझ में आया तुम्हें? वैष्णवी, हेलो वैष्णवी, हाँ सर। reply करो। आ गया और स्पष्ट तुम्हें? जी सर। तो बाकी कर लोगे ना इसके 3-4 और है जो तरीका समझ गए? हाँ सर। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करें। हाँ सर। ठीक है, हम कहाँ तक पहुंच गए थे? कुछ बताया था मैंने? सीपीसीवी बताया था कि नहीं बताया था? सर सीपीसीवी बताया था। अब उसको बताने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ गए तो पूरा प्रूफ करा दिया था मैंने। हाँ सर। चलिए, मैंने बताया था, देखो सबसे पहले एक चीज लिखो, थर्मल इक्विलिब्रियम। हेडिंग डालो थर्मल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए मैंने ये कहा कि एक ब्लॉक है, इसका मास है m1, इसकी स्पेसिफिक हीट है S1 और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक दूसरा ब्लॉक है, इसका मास है m2, इसकी स्पेसिफिक हीट है S2 और इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हीट यहां से यहां जाएगी? हाँ कहां से कहां सर। जाएगी? हायर टेम्परेचर टू लोअर। सर आपकी लोअर। वॉइस क्रैक हो रही है। मैं कह रहा हूं हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाएगी ना। हाँ सर। और मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में आने के बाद एक मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का टी जो है, टी इक्विलिब्रियम का 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। मतलब इसका 80 से घट के 50 हो गया और इसका 20 से बढ़ के 50 हो गया, यानी दोनों 50-50 पे पहुंच गए। ठीक है, हाँ सर। तो क्या अब हीट ट्रांसफर होगी? नहीं सर। नहीं। तो जिस समय दोनों के टेम्परेचर बराबर हैं, दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहे जाएंगे? क्या थर्मल कहे जाएंगे? इक्विलिब्रियम। एंड इन थर्मल इक्विलिब्रियम नो हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस। यहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो यस लिखिएगा, सर। 2-3 लाइन लिखिएगा। when q transfers when q transfers then a सर situation व्हेन। comes, when q transfers q when q transfers then a situation comes when both acquire same temperature, when both acquire same temperature and not further flow of heat takes place and not further flow of heat takes place. Clear? हाँ सर। And bodies in this situation are in thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? जब Q ट्रांसफर ना हो, और ऐसा जब भी पॉसिबल है जब दोनों बॉडीज के टेम्परेचर क्या हो? सेम हो। समझ में आया? हाँ सर। अब यस ध्यान से सर। सुनो। मान लीजिए एक बॉडी है A, एक बॉडी है B, एक बॉडी है C। मान लो A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में ऐसे शो कर देते, मतलब जितनी हीट A से B में गई या B उतनी हीट B से A में गई, यानी नो हीट ट्रांसफर्स टेक्स प्लेस। समझ में आया? A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। A और B किसमें? A और थर्मल B किस? इक्विलिब्रियम।
ये हीट ट्रांसफर जितनी ए से बी में हुई उतनी ही बी से ए में हुई, तो नो नेट एक्सचेंज हुआ हीट का। इसी तरह बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी। समझ में आया? हाँ सर। इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड वन ऑफ देम, यानी बी मान लो, बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी, देन फर्स्ट एंड थर्ड विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नहीं क्लियर हुआ? अगर ए और बी दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और उनमें से एक बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो पहली और तीसरी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। नहीं आया समझ में? क्या बात आई नहीं आई? आ गया सर। आ गया। लेकिन एक्चुअली ये हमारी डेली लाइफ में नहीं होता। मान लो आपका कोई फ्रेंड है और उसका कोई तीसरा फ्रेंड है, तो ये जरूरी नहीं है ये आपका भी फ्रेंड है। क्यों भाई? हाँ सर। लेकिन अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ऐसा होता है कि ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, उनमें से एक बॉडी तीसरी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो पहली और तीसरी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है? हालांकि ये लॉ जो है फर्स्ट लॉ के बाद आया था, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट टेम्परेचर पे बेस्ड है, इसलिए इसको जीरोथ लॉ नाम दिया गया। क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया गया? जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ। हाँ, तो लिखिएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ध्यान रखो, ऐसे सिंबल जब हम बनाते हैं ना, ऐसे सिंबल बनाते हैं, तो इसका मतलब दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम। लिखिए, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, if A and B are in thermal equilibrium and B and C are in thermal equilibrium, then A and C will be in thermal equilibrium. Then A and C will be in थर्मल इक्विलिब्रियम। ये है कौन सा लॉ? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया? हाँ सर। जनरली हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? किसकी बात थर्मोडायनेमिक करते हैं? सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या चीज है? सुन लो। मान लीजिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब है जिसके बारे में हम रीड कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? हेलो? हाँ सर। मान लीजिए आपने एक सिलेंडर लिया। क्या लिया? सिलेंडर। सिलेंडर। और इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन फिक्स भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। ठीक है? हाँ पिस्टन सर। क्या हो सकता है? इसके अंदर गैस भरी है। ये हमारा थर्मोडायनेमिक मटेरियल है जिसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जिसका आप मेजर कर रहे हैं। हालांकि गैस तो बाहर भी है, सराउंडिंग में नहीं है। है सर। हम जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या है वो? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर देख रहे हैं, दैट इज अवर thermodynamic system. And थर्मोडायनेमिक generally सिस्टम। thermodynamic system is a gas which is trapped, which is enclosed in a cylinder with movable or fixed piston. ठीक है? और इसको छोड़ के रिमेनिंग सराउंडिंग, ठीक है, इस सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स है ना, हाँ सर। इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी यूनिवर्स, ये हमारी सराउंडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सराउंडिंग। नहीं समझ में आया? आ गया आ सर। रहा है सर। आ गया यानी सर। हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो हमारा मटेरियल है उसको छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्स क्या है? सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के सराउंडिंग मटेरियल के बाकी बचा हुआ यूनिवर्स क्या है? सराउंडिंग।
सराउंडिंग। समझ गए? समझ हाँ गए? सर। एक चीज और, अगर मान लो ये पिस्टन ऊपर उठ रहा है, ये पिस्टन कहाँ जा रहा है? ऊपर उठ रहा है। तो सराउंडिंग कंप्रेस हो रही है या एक्सपेंड हो रही है? जल्दी बोलो। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ ये पिस्टन अगर ऊपर उठ रहा है तो ये सराउंडिंग जो है वो कंप्रेस हो रही है या एक्सपेंड हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। कैसे हो रही है? कंप्रेस कंप्रेस का अरे कंप्रेस हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है ना, तो सराउंडिंग तो कंप्रेस हो रही है ना। हाँ सर। नहीं समझ में आया? हमारा आगे। सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है ना, ये एक्सपेंड हो रहा है तो सराउंडिंग कंप्रेस होगी, हाँ नहीं सर। होगी? तो वर्क किस पर हो रहा है? सराउंडिंग पर हो रहा है। वर्क किस पर हो रहा है? अरे ये पिस्टन अगर ऊपर उठ रहा है तो फोर्स नीचे से गैस लगा रही है ना ऊपर, तभी तो उठ रहा है ये। हाँ सर। लिखिएगा, इसको लिखो। जनरली अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ गैस taken in a cylinder on which analysis का मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, and the remaining part of the universe is called क्या कहलाता है? सराउंडिंग। सराउंडिंग। if gas expands ब्रैकेट में लिखो, और सराउंडिंग compresses compresses, then work done by gas is said to be positive। क्या कहलाता है ये? पॉजिटिव। इसका उल्टा कर सकते हो, अगर गैस कंप्रेस होगी तो सराउंडिंग एक्सपैंड होगी, तो वर्क डन बाई गैस क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। देखिए, इफ गैस कंप्रेसेस और सराउंडिंग एक्सपेंड्स, then work done by gases क्या होगा? वर्क डन बाई गैस नेगेटिव। लिख लिया? हाँ सर। समझ में आया? अब ये वर्क डन क्या होता है, मैंने बताया था उस दिन, बताओ वर्क डन क्या बताया था? अगर मान लो वर्क डन होता है W इज इक्वल टू P डेल्टा V। क्या होता है? पी डेल्टा वी। बताया था कि नहीं बताया था ये? हाँ सर बताया था। ये कब होगा? व्हेन प्रेशर कांस्टेंट हो। क्या हो? प्रेशर कांस्टेंट टू। प्रेशर कांस्टेंट हो। किसका प्रेशर है ये? गैस का। किसका प्रेशर है? गैस का। गैस का। डेल्टा V है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। और अगर मान लो गैस एक्सपेंड हुई है, अगर डेल्टा V पॉजिटिव है, डेल्टा V कैसा है? अगर पॉजिटिव है। उसका मतलब गैस एक्सपेंड हुई है। गैस जो सिलेंडर के अंदर भरी है ना, गैस क्या हुई है? एक्सपैंड हुई है। गैस एक्सपेंड हुई है, इसका मतलब सराउंडिंग कंप्रेस हुई है। सराउंडिंग क्या हुई है? कंप्रेस कंप्रेस हुई है। अरे अगर गैस एक्सपेंड हुई है तो सराउंडिंग कंप्रेस हुई है ना, कि नहीं हुई हाँ है? सर हुई तो है। वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा वर्क डन? अभी लिखवाया ना पॉजिटिव। मैंने? अभी लिखवाया कि नहीं लिखवाया? लिखवाया सर। और इसका उल्टा कर सकते हैं, अगर डेल्टा V नेगेटिव होगा जब गैस कंप्रेस होगी तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। बोलो हाँ या नेगेटिव। ना? और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, देखो इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, समझ में आ रहा? हाँ सर। तो उस समय वर्क डन निकालने का तरीका है
dw छोटा सा वर्क डन, एलिमेंटल वर्क डन बराबर pdv छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। ये कब लगेगा फॉर्मूला, व्हेन प्रेशर, जब प्रेशर नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट यानी फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। क्या हो फंक्शन ऑफ, क्या हो फंक्शन ऑफ। यहां पर प्रेशर क्या था, यहां पर प्रेशर क्या था, अरे ऊपर वाले केस में प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था। तो सीधा P इंटू डेल्टा वी कर दो। और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ऐसा करेंगे, अभी हम सवाल बताएंगे, समझ में आएगा, ठीक है। हाँ सर। तो लिखिए जनरली, एक स्टार मार्क करके लिखो, जनरली द गैस टेकन इन सिस्टम, जनरली द गैस टेकन इन सिस्टम, सिस्टम का मतलब जो सिलेंडर में गैस भरी है, जिस पर आप हाँ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जनरली द गैस टेकन इन सिस्टम is an ideal gas, is an आइडियल गैस। ideal gas. So we can apply the ideal gas equations. We can apply, आइडियल गैस इक्वेशन। अब सुनो दोनों चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अच्छी तरह सुनना, अभी सब बताऊंगा मैं। मान लो ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ठीक है, हाँ सर। और यहां पर प्रेशर है, मान लो 5 पास्कल, यहां पर है 10 पास्कल, ठीक है, हाँ सर। 15 पास्कल एंड सो ऑन, ठीक है। ये मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना रहा हूं। यहां पर वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, और अगर लीटर में दिया हो ना, सुनो, अगर ये लीटर में दिया हो तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ रहा है, हाँ हाँ सर। सर। ध्यान रखना, मीटर इसको मीटर में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि पास्कल होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट, चाहे पास्कल लिखो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो, है तो ये एम के ऐसी, ठीक है ना। हाँ हेलो, सर। ये 6 मीटर क्यूब, इस तरह ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है। अब मान लो उन्होंने यहां से यहां तक गैस दी, भाई हमारी गैस यहां से यहां आई, स्टेट ए से स्टेट बी में आई, तो ये कौन सा ग्राफ है, कांस्टेंट प्रेशर है कि नहीं है, ये है सर। प्रेशर कितना है ए से बी में, ए से बी में प्रेशर कितना है 10 पास्कल, देखो, अरे हाँ गौर से सर। देखो 10 पास्कल है कि नहीं है ये, है सर। क्यों भाई, यहां पर गैस एक्सपेंड हुई है या कंप्रेस हुई है, अरे पहले 2 मीटर क्यूब था, अब कितना हो गया, 6 मीटर। तो गैस एक्सपेंड हुई है ना, हाँ सर, एक्सपेंड हुई। तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना। तो कितना एक्सपेंड हाँ हुई है सर। गैस, डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो कितना आएगा, माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना आएगा, कितना 6 आएगा, 6 में से 2 घटा दो, मीटर क्यूब। तो वर्क डन कितना आएगा, पी डेल्टा वी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो 10 इंटू 4 40 जूल, क्या आएगा आंसर। 40 जूल्स। और अगर मैं कहता कि गैस सी से डी में आई है, ऐसे आई है, अब भी कांस्टेंट प्रेशर है कि नहीं है, हाँ सर। अब भी कांस्टेंट प्रेशर है कि नहीं, जल्दी बोलो, है सर। है कि नहीं। तो अब देखो, अगर मैं कहता यहां पर सी फॉर सी टू डी, सी से डी में प्रेशर कितना है, क्या 5 पास्कल है, 5 पास्कल। हाँ सर। और नया वॉल्यूम 2 है, और जबकि प्रीवियस वॉल्यूम 6 है, तो कितना हुआ चेंज वॉल्यूम में, -4। नहीं समझ में आया, फाइनल माइनस इनिशियल करो, अरे माइनस आया कि नहीं आया ये, अरे फाइनल वॉल्यूम 2 हो गया, इनिशियल कितना है 6, आ रही है आवाज,
हाँ सर। तो फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल ज्यादा है, तो 2 - 6 करो तो क्या -4 आएगा? आएगा -4? यस सर। अरे जल्दी बोलो, आवाज नहीं सर आ रही आएगा। तुमको। हाँ सर आएगा। तो वर्क डन कैसा होगा? इसमें गैस कंप्रेस हुई है, यानी फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, यानी गैस कंप्रेस हुई है, तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। कितना होगा? कितना होगा वर्क डन? -20 -20, जूल्स। क्योंकि यहाँ पर गैस कंप्रेस हुई है, यहाँ पर